दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज मैं बहुत ही लाजवाब सेशन लेकर आया हूं और दोस्तों को बहुत से स्टूडेंट का मांग भी था और कमेंट सेक्शन में तो मत कहिए, उसमें भरा हुआ था कि आप फिजिक्स का कब ला रहे हैं। तो आज दोस्तों आप लोगों का पूरा हो रहा है जो आप लोगों का मांग था। तो चलिए हम फिजिक्स में चलते हैं, क्लास 12th का चैप्टर 1 में, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। तो चलिए आइए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। रिवीजन मोड में है ना, हम लोग तो रिवीजन मोड में पहले से ही हैं। और आप लोग एक बार धमाका से एकदम लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए, लाइक भी कर दीजिए और दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। बार बार बोल दे रहे हैं, बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन चलते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत पर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता क्या होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है E = F/Q, बी दिया हुआ है E = F/Q, सी दिया हुआ है E = ½ F/Q, या डी होगा E = Q/F। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत तीव्रता होता है, क्या होता है? E = F/Q, अर्थात विद्युत तीव्रता E जो है सूचित करेगा, E जो है सूचित करेगा विद्युत तीव्रता को, F यहाँ बल को, फोर्स को, और Q सूचित करेगा, क्या सूचित करेगा? फिर से करेंगे 4 मिनट तो ऐसे हो गए यार। पानी दिमाग गरम हो गया, फिर से होगा। पानी पिए दिमाग गरम, रोकने के लिए रहता है ऑफिस के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज मैं बहुत ही लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूं जो क्लास 12th के फिजिक्स से है। और बहुत से स्टूडेंटों का मांग था कि सर कब से फिजिक्स ला रहे हैं, तो आज आप लोगों का मांग पूरा होता है ये फिजिक्स क्लास 12th का। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए चलते हैं डायरेक्टली चैप्टर 1 का, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इस चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर। और इससे पहले जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 है, किसी विद्युत पर विद्युत तीव्रता होती है। कैसा होती है? विद्युत तीव्रता क्या होती है, मतलब कहने का मतलब विद्युत तीव्रता का हमको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा? E = F/Q, या बी में दिया हुआ E = F/Q, सी में दिया हुआ है E = ½ F/Q, और डी में दिया हुआ है E = Q/F। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी E = F/Q होगा, वो सही होगा। यानी E जो दिया हुआ विद्युत तीव्रता है, विद्युत तीव्रता F जो है फोर्स है, बल, और Q जो है वो आवेश की मात्रा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो लोग पिछले सेशन नहीं देखे हैं, एक से केमिस्ट्री में जो नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, और हिंदी है, हिंदी ग्रामर है, जो नहीं देखे, इंग्लिश भी है, जो नहीं देखे वो डायरेक्ट इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ सारा का सारा मिल जाएगा। फिजिक्स फिलहाल हम लोग फिजिक्स में रिवीजन कर रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? दिया हुआ सिग्मा = Q/A, बी में दिया हुआ है सिग्मा = Q/L, सी में दिया हुआ है सिग्मा = Q/V, और डी में दिया हुआ है सिग्मा = Q/A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिग्मा = Q/A हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। दूसरा हो गया। तीसरा में, कूलाम नियम का सदिश रूप होता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप कौन होता है? ए में दिया हुआ F है, वेक्टर F = 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा RQ × R, और बी में दिया हुआ है वेक्टर F = 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा RQ। तीसरा में सी में दिया हुआ है 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा R² के × R, और डी में दिया हुआ F = 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा R² के R। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा,
अब कैसे होगा से आइए समझिए। ये होगा क्योंकि आर क्यू जो दिया हुआ है यहाँ, ये जो आर क्यू दिया हुआ है, ए आर क्यू सॉरी ए आर क्यू जो दिया हुआ है, आर क्यू से आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू, यानी आर क्यू से एक आर कट जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, यानी कि जो दिया हुआ है एक में वो सही है। यानी क्या होता है इसका, वो ये एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, तो आर से आर एक खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है, वायु के लिए परावैद्युत समर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁶ भी मीटर इनवर्स, या बी में दिया हुआ है 4 × 10⁶ भी मीटर इनवर्स, सी में दिया हुआ है 5 × 10⁶ भी मीटर स्क्वायर इनवर्स, या डी होगा 10⁶ भी मीटर इनवर्स। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, यह है परावैद्युत समर्थ होता है इतना। ठीक है, वायु का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 का क्वेश्चन है, निर्वात पर परावैद्युतांक होता है क्या, कितना होता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए है 8.85 × 10⁻12 F/m, बी में दिया हुआ 8.85 × 10⁻−11 F/m, सी में दिया हुआ 8.85 × 10⁻12 F/m, डी में दिया हुआ है 8.85 × 10⁻11 F/m। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निर्वात पर परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻12 F/m। ठीक है, यानी फोर्स बाय मीटर। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, ये तो सभी को पता होगा। बताइए क्या हो जाएगा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 0 होगा, बी है अनंत होगा, या सी में 1 होगा, या डी 9 × 10⁹ होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1 होता है। कितना होता है, 1। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए क्या पूछा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है Q × E, बी है Q/E, सी है E/Q, और डी है √Q × E। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Q × E जो होगा वह विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल है। ठीक है, F = Q × E। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। बताइए। ऑप्शन ए है ओम मीटर, बी में दिया हुआ एम्पियर मीटर, सी में दिया हुआ वोल्ट मीटर, डी में दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 का क्वेश्चन है, संबंध Q = N, क्या Q = N में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, बोला है संभव नहीं है। तो एक में दिया हुआ है बताइएगा 4 है, बी में दिया हुआ 8 है, सी में दिया हुआ 4.2 और डी में दिया हुआ 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 4.2 जो है वह n का मान संभव नहीं है Q = N में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर, अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है, क्या होती है, यानी एक ए में दिया हुआ है E/ε0, बी में दिया हुआ है E × ε0, सी में दिया हुआ है E + ε0 और डी में दिया हुआ है E - ε0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E/ε0, यानी ए नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, वो है एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन आर = होता है E/ε0। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 का क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ कुल आवेश × कुल आवेश क्षेत्रफल का, बी में दिया हुआ कुल आवेश कुल क्षेत्रफल का, सी में दिया हुआ कुल आवेश बाई कुल आयतन का, और डी में दिया हुआ कुल आवेश × कुल आयतन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व के बराबर होता है। चलिए
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक सभी को पता होगा कितना होता है। ऑप्शन ए में है 80 होता है, बी में है 60 होता है, सी में है 1 होगा, या डी 42.5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, रट लीजिए सभी लोग, अभी सभी को याद भी होगा शायद। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ठीक है, बी है कूलम -2 है वो, बी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, या सी होगा 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, या डी होगा 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये जो है सही है, और इसको VVI मारिए, शायद नहीं बल्कि एग्जाम में एकदम नेसेसरी छपेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। संबंध सही कौन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वेक्टर E = वेक्टर F/Q, बी दिया हुआ है वेक्टर E = Q × वेक्टर F, सी में दिया हुआ है वेक्टर E = QY वेक्टर F, और डी में दिया हुआ है वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × QY वेक्टर F। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है सही है, अर्थात संबंध यानी E = F/Q होता भी है ना, यानी यही जो है संबंध सही है, बाकी सब गलत है। तो आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो, तो Fg/Fe का मान इसको, अब ऐसा पूछा डायरेक्ट मान लिएगा डी। ठीक है, यानी 10⁻42 होगा। ठीक है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं, बल्कि आप रट लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। पता है आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो जो समझ में ना आ रहा ना उसको एकदम घोंट जाइए, मतलब कहने का मतलब उसको रट जाइए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है, सभी को पता होगा। आवेश यानी क्यू बोल रहा है, तो Q = पता होगा सभी को। Q = क्या होता है CV, या Q = एक और क्या होता है IT, तो IT से बीमा निकलता है। ठीक है, यहाँ इसको हटा दीजिए, यानी Q = क्या हुआ, सॉरी सही से कर देते हैं। Q = I × T। I मतलब करंट, करंट को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में, और टाइम को टाइम T लिख दीजिए। तो एम्पियर × टाइम कहाँ दिया हुआ है, M दिया हुआ है, हाँ A में है, यानी कि ए मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पियर टर्न। ठीक है, आवेश का Q = IT हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए में है दिया हुआ 6.25 × 10⁻25 हो जाएगा, और या बी में दिया हुआ है 2.25 10⁸ हो जाएगा, या सी में 6.23 10⁻23 हो जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6.25 × 10⁻25। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। और बहुत ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन है, काहे कि हम कराएंगे तो भाई सही से ना, ऐसा थोड़ी उलूल उलूल करके चलेंगे, है ना। तो हम लोग एकदम एक्चुअली पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। परावैद्युतता एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक सभी को पता होगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, VVI है। चलिए बताइए क्या होगा। ए में दिया हुआ न्यूटन मीटर इनवर्स, बी में दिया हुआ है फैराडे मीटर इनवर्स, सी में दिया हुआ है सी कैपेसिटर वोल्ट इनवर्स, डी में दिया हुआ है फोर्स मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फोर्स मीटर सिर्फ दिया हुआ डी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी फोर्स मीटर इनवर्स। ठीक है,
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन ए है शून्य होती है, बी है सतह के लंबवत होती है, सी है सतह के स्पर्शीय होती है, या डी में होगा सतह से 60 डिग्री पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सतह के लंबवत होती है। यानी एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विषुवतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। VVI इसको मारिए आप लोग, डायरेक्ट छपेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में 20वां नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर Q आवेश स्थित है तो उसके केंद्रक पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। केंद्रक पर बोला है ना, केंद्रक पर यानी कि ऐसा बना हुआ है, ऐसा फिगर है, यहाँ 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 यहाँ, इस सभी का आवेश Q है तो केंद्रक पर मतलब 0 यहाँ यहाँ यहाँ, जो इस पॉइंट पर होगा उसका हमेशा ऐसा बताएगा केंद्रक पर या खोले गोले के अंदर हमेशा 0 मारिएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, हमेशा 0 मारिएगा, बाकी बिना कुछ नहीं देखिए, डायरेक्ट जहाँ 0 है वहाँ मार के ठोके आ जाइए, आपको 100% सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कैसा लगा, मजा आ रहा है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। आगे कुछ और कोई मांग है, कुछ आप लोगों को जरूर पूरा होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। संपूर्ण पूरे पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो इसको सही आंसर बताइए। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, बी में है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सी में है एप्सिलॉन नॉट बटा Q और डी में है Q स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में 22 का क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स है ना, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता होगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है ml3t-3a-1 और बी में दिया हुआ है ml-3t3 इंटू ए, सी में दिया हुआ है ml3t3a इनवर्स और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ml3t-3a-1 जो है वह विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है, रट जाइए इसको, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में 23वां नंबर क्वेश्चन है, 1 स्टेट कूलम्ब, ये तो सभी को पता होगा जी, चलिए इसको VVI मारिए, सभी को पता होगा, कन्फर्म है, सभी को पता होना चाहिए भी। चलिए ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹, बी में है 3 × 10⁻⁻⁹, सी में दिया हुआ है 1/3 × 10⁻⁹ और डी में दिया हुआ है 1/3 × 10⁻⁹। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1/3 × 10⁻⁹, यह जो है 1 स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में 24 का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि का आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान क्या हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, और बहुत लंबा जाएगा इसका प्रोसेस, इसका जो सोल्यूशन होगा बहुत ही लंबा जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, आप लोग बताते, इसको हम ऑप्शन बताते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा बन जाएगा, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हम तो न्यूमेरिकल में बने हुए करेंगे। इसका मान होगा 2√2, बाकी न्यूमेरिकल के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका भी सोल्यूशन जरूर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कब बनाएंगे सर न्यूमेरिकल, सब देंगे टाइम से, काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी टाइम है 1 महीना। आप लोग जितना हो सके इस चैनल से आप रिवाइजन करते जाइए। आप लोग को हम सब्जेक्टिव वाइज भी लाने वाले हैं वीडियो बहुत ही जल्द, सब्जेक्टिव का भी पूरा एग्जाम मास्टर का सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, एकदम गर्दा हो जाएगा, है ना, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में 25वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। सभी को पता होगा, बढ़ता है आवेशित करने पर, बी लिखा हुआ घटता है, सी में अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता, दोनों हो सकता है।
तो किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वह वस्तु चाहे तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ भी सकता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का क्वेश्चन है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए, ऐसा कुछ फाइंड नहीं करने चलिएगा कि आप विद्युतशीलता का फॉर्मूला बैठाएं उसके बाद इस सब को एक एक करके लिखे, उतना टाइम नहीं है ना जी। एग्जाम में जितना जल्दी जितना फटाका सटाका बनाइए अब आंसर उठाइए, मतलब मार्क्स उठाइए, है ना। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युतशीलता का सही आंसर एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और C2 के बराबर होता है मात्रक विद्युतशीलता का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 का क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, ठीक है, एक ही पदार्थ क्या बोल रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, कितने गोले? दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तब क्या होगा? ऑप्शन ए है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी है बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी में दिया हुआ है द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? माइनस क्यू आवेश दिया जाता है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका? बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। किसका द्रव्यमान बढ़ेगा? बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ऑप्शन ए है गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा, या बी में दिया हुआ गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी में दिया हुआ है गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, डी में दिया हुआ है गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बहुत लेंदी कर दिया है जी, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए एक और लाजवाब क्वेश्चन, इसको बिना कहे पूछे आप लोग सीधा एकदम VVI मार दीजिए, कंफर्म है एग्जाम में 2023 के एग्जाम में कंफर्म आएगा। चलिए पढ़ लेते क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का अघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है P इंटू वेक्टर E, बी दिया हुआ है माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर E, सी दिया हुआ है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या और डी में दिया हुआ है PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वेक्टर P इंटू माइनस E, इसको इंटू माइनस ई, माइनस इंटू में है, अगर यहाँ पास अगर क्रॉस दे दिया जाए जैसे ऐसे माइनस वेक्टर P इन क्रॉस वेक्टर E तो भी नहीं होगा, क्यों? इंटू होना चाहिए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। आपका VVI क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां क्वेश्चन है कुलम्ब बल है। ऑप्शन ए केंद्रीय बल, बी में दिया हुआ विद्युत बल है, ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुलम्ब बल जो है वह केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। ठीक है, अभी तो लंबा सफ़र बाकी है हम लोगों का, है ना जी। अभी तो 30 ही हुआ है, पूरे 100 किस्में कराने वाले हैं, और इसमें से करने के बाद आपको एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सब जो है एकदम एग्जाम के व्यू से ही डाला गया है। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। कैसा होगा? ए में है XY तल की दिशा में होगा, बी में है XZ तल की दिशा में होगा, सी में दिया हुआ YZ तल की दिशा में होगा, या कहीं भी नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी YZ तल की दिशा में हो जाएगा। आगे चलिए, सभी को पता होगा आगे विद्युत आवेश का क्वांटम ये मात्रक में होता है। सही भी बताइए, सभी को याद होगा डायरेक्टली। चलिए इसको कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट मारिए सी, सभी का याद होगा ठोरों पर, होठों पर। विद्युत आवेश का क्वांटम इश्यू
मात्रक में होता है कितना 2.99 इंटू 10⁹ होता है। लाजवाब क्वेश्चन, इसको भी VVI मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 का क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है भाई? ऑप्शन ए है संरक्षित होता है, बी है असंरक्षित होता है, सी है कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संरक्षित होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आप लोग इसको भी VVI लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं पूछता है ना। चलिए एकदम फायरिंग क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा अधिकतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? ऑप्शन ए है कुल आवेशित बटा विभव, बी है दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी है कुल आवेश बटा विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कुल आवेश बाय विभव। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में। ये भी सभी को पता होगा है ना जी, इसको VVI लगाइए। चलिए बताइए एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है? ए में दिया हुआ 3 × 10⁹ के, बी में दिया हुआ 9 × 10⁹ के, सी में दिया हुआ 8.85 × 10⁻12 के, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा क्या है, 3 × 10⁹ के बराबर होता है 1 कूलम आवेश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। कैसा लग रहा है? आप लोग जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा मजा आया कि नहीं। ठीक है, और आएगा काहे ना आएगा, है ना जी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 का क्वेश्चन है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। अच्छा, माने विपरीत बोला तो माइनस है, वो प्लस से है ना। जिनके परिमाण लिखा हुआ है, भी परिणाम +3.2 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻ कूलम है, और उनके बीच की दूरी इतना है, r के मान दिया हुआ है इतना है, और प्लस की माइनस की दिया है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग बनाएंगे सही से, न्यूमेरिकल में मजा आएगा। फिलहाल आप लोग को हम क्या आंसर बता दे रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7.68 इंटू 10⁻⁻⁻29 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में सही तरीका से बताएंगे। यहाँ स्पेस नहीं ना है, और इसमें क्वेश्चन की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल में इस पार्ट को इसको देख लेंगे। बाकी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि न्यूमेरिकल में कैसे होगा नहीं होगा, सारा चीज़ होगा, सब्जेक्टिव भी न्यूमेरिकल भी। तो आप लोग धैर्य बना के बस वीडियो को वॉच करते रहिए। आगे चलते हैं 37 में। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ऑप्शन ए है 0 होती है, बी में है सतह के लंबवत होती है, सी में दिया हुआ है सतह के स्पर्शीय होती है, और डी में दिया हुआ है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सतह के लंबवत होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। आगे चलिए 38 नंबर में। 38 का क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात क्या होता है? बल इस सबको पता होगा, है ना, फॉर्मूला तो पता है, यानी F = क्या होता है? यहाँ स्पेस तो नहीं है, क्या हम करें, वेट कीजिए। ठीक है, यहीं पास लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी F = सभी को पता होगा कि 1/4π इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², ये होता है, सभी को पता होगा। उसी के अनुसार क्या बोला, बलों के अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। इसी के अनुसार बल F जब दोनों को हम बैठाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा K इंटू A, क्या होगा K इंटू A होगा। यानी सिर्फ क्या बचेगा, मेरा दूरी जो डिस्टेंस बचेगा r वही बचेगा। r एगो में 1 r² है ना, तो एगो में k बचेगा, इसमें एगो में 1 बचेगा, यानी 38 का B हो जाएगा। ठीक है, इसको और डिफिनेशन सही से, मतलब इसको सही से फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल में देखिएगा, उसमें मजा आएगा। रेडी है, बस आप लोग को अपलोड कर देना है।
देखिए खूब आराम से। चलिए 39 नंबर देखते हैं। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ -1, बी में दिया हुआ 0, सी में दिया हुआ 0.5 या डी में दिया हुआ 5। तो अपेक्षिक एप्सिलॉन आर जो होता है ना, क्या विद्युत रोधी का बोला, 0 का नहीं बोला, विद्युत रोधी माध्यम का, तो 1 से तो हमेशा अधिक होगा। 1 से अधिक कहाँ है, नजर आ रहा है -1, ये नहीं होगा। 0 यहाँ भी नहीं, 0.5 ये भी कम है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। 1 से हमेशा अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 का क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। कौन होता है? ई इक्वल टू, ए में दिया हुआ ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, बी में दिया हुआ ई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, सी में दिया हुआ भी इक्वल टू डी बाई डी एक्स और डी में दिया हुआ भी इक्वल टू माइनस डी ई बाई डी एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ई इक्वल टू डी भी बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 का क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोले चालक के धन आवेशित किया जाए, क्या करते हैं? धन आवेशित करते हैं, तो उसके भीतर का विभव बोला है क्या शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, सी में दिया हुआ धनात्मक और असमरूप होगा, डी में दिया हुआ ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बी, धनात्मक और समरूप होगा। यदि खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है, आगे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में। धातु साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, क्या करते हैं? उस पर आवेशित करते हैं, तो उस पर चार्ज देते हैं, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है या ऑप्शन डी होगा शून्य हो जाती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित करते हैं, है ना, चार्ज पार्टिकल देते हैं, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 का क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कूलम इंटू मीटर, बी है कूलम बटा मीटर, सी में होगा या सी होगा कूलम मीटर स्क्वायर या डी होगा कूलम स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। वही है विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का एसआई मात्रक। समझे? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए हमको बकवास नहीं करने आता है कि खाली 1 घंटा का वीडियो बनाए, सिर्फ 10 को क्वेश्चन बनाए, का फायदा है ना। जितना कम समय में हम अधिक से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों का सोल्यूशन, क्वेश्चनों का रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले लाइक बटन को दबाइए। देखते हैं कितना लोग लाइक करते हैं, ताकि हम लोग का मोटिवेशन मिलता है ना जी, है ना। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब सही होगा, एग्जाम में मज़ा आ जाएगा। यहाँ से सब बस पढ़ लीजिए आप, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा। चलिए आगे चलते हैं 44। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग कैसा है? विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ, किसका बोला? इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, कैसा होगा? ए में है सरल रेखीय होगा, बी में वृत्त होगा या सी में दिया हुआ दीर्घ वृत्त होगा, डी में दिया हुआ परिवलय होगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवलय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। सभी को पता होगा फाइनल नोट की बीमारी, इसको भी बीमारी है, इसको भी बीमारी है, ऐसा एकदम आएगा ही, कंफर्म आएगा। ठीक है, अब फाइनल नोट की बीमारी होती है, कौन होता है बताइए? शायद ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, नहीं बताए हैं तो चलिए ऑप्शन देते हैं। क्या होगा? ए में दिया हुआ m-1 l-3 T3 a, बी में दिया हुआ m-1 l-3 T4 a के पावर 2। चलिए सी में दिया हुआ m0 l0 d0 a0 या डी होगा m3 l-3 T3 a के पावर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी m-1 l-3 T4 a2। अब सारे नोट की बीमाएं हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 का क्वेश्चन है दो सजातीय एवं बराबर आवेश, जो सजातीय माने समान एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान डायरेक्ट मारिए ना जी, -Q/4 होगा शायद, है ना? गलत काम मार दिए, नहीं वही होगा
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आप लोग इसको रट लीजिए, ठीक है। अब कोई उपाय ना है उपाय, लेकिन फिलहाल उतना करने से अच्छा है आराम से रख दीजिए। कि देखिए बोर्ड में क्या होता है ना, डाटा और फाटा कुछ चेंज नहीं करता, बस सीधे यहाँ से उठाएगा वहाँ डाल देगा, ठीक ठीक है, यही करता है। को न कि डाटा चेंज करेगा, 2 है 4 करेगा, कुछ नहीं, बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, कौन करता है? एक केवल विद्युत क्षेत्र, बी में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में दिया हुआ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल विद्युतीय क्षेत्र जो है वही स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं? चलिए इसका मतलब उसका वो जो है मान ए बी सी डी में किसी का मान ही नहीं हो सकता है, था उसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी में है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी में दिया हुआ 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डी में दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी, यह जो है ये किसी का मान नहीं होता है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में। मुक्त आकाश फ्री स्पेस की प्राप्त वैद्युतता एप्सिलॉन नोट कितनी होती है? ऑप्शन ए है, सभी को पता होगा, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है 9 इंटू 10⁹ एफ मीटर इनवर्स, एम एफ मीटर फोर्स इनवर्स, बी में है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सी में है 8.85 इंटू 10⁻12 फोर्स मीटर इनवर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 8.85 इंटू 10⁻12 फोर्स मीटर इनवर्स जो होता है वह प्राप्त वैद्युतता, यानी फ्री स्पेस मुक्त आकाश का पर्याप्त वैद्युतता एप्सिलॉन नोट है। चलिए आगे चलते हैं। किसी यदि दो आवेश के बीच, क्या नंबर 50वां नंबर है, चलिए 50 आधा आधा पर आ गया, आधा और बचा हुआ है। यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच से लगने वाला बल कैसा हो जाएगा? लगने वाला बीच के फिर से पढ़िए। यदि दो आवेशों के बीच Q1 Q2 के बीच दूरी दुगुनी क्या करता है, दूरी को R को बढ़ा देता है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम सही से कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी दुगनी कर दे, दूरी दुगनी कर देता है, यानी R² होता ना है, R², लगने वाला बल दुगनी कर देता है, तो उनके बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच की दूरी यानी R² को R को हम दुगनी कर दें, यानी 2R कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाना चाहिए बताइए? 1/4 हो जाएगा। कैसे बताइए? दुगना हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा? बल ना पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R², यानी कि R को हम क्या कर रहा है? दुगना करता है, यानी 2R कर देगा, तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2R के स्क्वायर, सॉरी इसको हटाइए। जब हम क्या करेंगे 2R को स्क्वायर कर देंगे तो क्या मेरा आ जाएगा? 4R²। तो यानी क्या हो जाएगा सही? यानी नीचे R², यानी Q1 Q2 बटा 4², यानी 1/4 बल जो होता है 1/4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में। पी घूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल अघूर्ण कौन हो जाएगा? इस पर लगा बल अघूर्ण क्या हो जाएगा? चलिए इसको हम सही से समझते हैं कि कैसे होगा। चलिए इसका सूत्र होता है, यानी क्या बल अघूर्ण का फॉर्मूला ही होता है, इसका होता है R इंटू फोर्स, यानी F साइन थीटा। ठीक है, F साइन थीटा, ठीक है ना, थोड़ा पेन अथी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो बल अघूर्ण वाला दिले, यानी P दिले है, और क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, तो ई लिख दीजिए। साइन थीटा का मान कितना होता है? थीटा का मान दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री, यानी कि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान 0, 90 का मान 1, यानी P इंटू 1 लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा? 1 से करेंगे तो सिर्फ PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PE। तो मेरा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PE।
यानी बल घूर्ण इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया 90, साइन 90 का मान 1 होता है ना। अब पी इंटू ई हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 का क्वेश्चन है ई, 52 का क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी 2 है। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कौन हो जाएगा, अभी बताए हैं, है ना। डॉट इसमें नहीं होगा। ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जी। आप लोग वीवीआई मारिए तो 52 के, चलिए वीवीआई मारिए, एकदम गारंटी के साथ आएगा ये, 52 गारंटी के साथ आएगा, लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें डॉट नहीं होगा, क्या बोला, लगने वाला बल आघूर्ण हमेशा यहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही मारिएगा आप लोग। एकदम आंख मूंद कर क्रॉस जो होगा, यानी पी क्रॉस वेक्टर ई जो होगा वह सही होगा। डॉट वाला कभी नहीं मारिएगा, क्या डॉट वाला कभी नहीं मारिएगा। और एक चीज़ और ये कन्फ्यूजन करता है, सबसे पहले ई नहीं, सबसे पहले पी होगा, पहले पी होगा, ठीक है। ये तो डिवाइड हो गया, यानी ऐसा भी आप लोग कन्फ्यूजन करने के लिए दे सकता है कि पहले वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी देगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं होगा बल्कि ए होगा, सॉरी मतलब सी नहीं होगा, यानी पी इसमें नहीं पहले है, पहले ए में प्री पहले है, यानी कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई सही होगा, ऑप्शन ए सही है। ये कंफर्म है 100%, ये आ रहा है 2023 में, आप लोग लिख के रख लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होती है बता दीजिए आप लोग, कितना होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, उसी पर बैठा दीजिए, तो बताइए क्या होगा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या बी अल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या सी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, या डी होगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में, 55 का क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता की बीमा, शायद पीछे हम बताए हैं, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, एम एल ऑप्शन ए में दिया हुआ ML-T-2 I-1, या बी होगा ML-T-3 I-1, सी है में दिया हुआ ML-2T-3 I-2, डी में दिया हुआ ML-2T2 I-2। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ML-T-3 I-1, यह जो है विद्युत तीव्रता की ऐसा मात्रक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में, 55 का क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता, ये बताया ना कि जहां भी अंदर देखिएगा, वहां जहां भी अंदर देखिएगा और मान किसका, विद्युत तीव्रता का, किसका, विद्युत तीव्रता का, वहां हमेशा 0 लगा के आ जाइएगा। यानी किसी आवेशित खोखले गोले है ना, खोखला गोला बोला है, चालक के भीतर विद्युत तीव्रता कहीं भी देखिए, किसी गोला के अंदर या किसी खोखले गोले के अंदर हमेशा वहां विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में, 56 है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, सतह पर या सतह के अलावा अंदर भी, या सी केवल भीतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई। किसी चालक नहीं बोल रहा है, यहाँ आज चालक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आज चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है, सतह के अलावा ये भी नहीं, यानी ये बी सी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चालक रहता तब हल्ले हो जाता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, किसी परवैद्युत का परवैद्युतांक यदि एप्सिलॉन आर तो हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परवैद्युत को हटा देने पर, किसका हटा देने पर, परवैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है √एप्सिलॉन आर इंटू एफ, या एप्सिलॉन आर इंटू एफ होगा, सी में दिया हुआ एफ इंटू √एप्सिलॉन आर, या डी होगा एफ बाई एप्सिलॉन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एफ ई एप्सिलॉन आर इंटू एफ, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 58
8 में और इसको आप लोग क्या मारिए VVI मार दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कंफर्म आएगा। लॉन्ग है लेकिन मतलब न्यूमेरिकल से है, एक तरह से कहिए कि फॉर्मूला सूत्र से है। तो चलिए क्या लिखा हुआ, और दूर से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, ठीक है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। वही बल का सूत्र बैठा दीजिए। क्या होगा, क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा बाई R स्क्वायर। क्या बोल रहा है, सॉरी R स्क्वायर है, सही से इसको कर देते हैं, है ना। चलिए R स्क्वायर यहाँ है तो R स्क्वायर हम लिखते हैं, नीचे होता है। और अब क्या बोल रहा है, यदि आवेशों के मान दुगुना कर दे, क्या कहते हैं, दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधा। आवेश का मान दुगुना कर दो यानी Q2, इसको रहने दीजिए वैसे कि वैसे, इसको सिर्फ करिए कि 2Q1 इंटू 2Q2, और इसको क्या किया, आधा कर दिया है तो आधा करेंगे 1/2 के, R के होल स्क्वायर है ना, तो 1/2 के स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, 1/2 यानी 4 है, 2 2 4, 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइए इसको पूरा कर ही देते हैं ना, काहे छोड़ेंगे कहाँ, जहाँ तक संभव है वहाँ तक करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और बस वॉच करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे बनाते हैं। यानी 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4 लिखिए और Q1 इंटू Q2 लिख दीजिए और बाई क्या है 1/4 हो जाएगा ना, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 यानी 1/4। अब 4 क्या कहाँ चल जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, चौको 16 है ना, 16 Q1 इंटू सॉरी कहाँ चला गया, कट गया। यानी फाइनली मेरा क्या आया था कि 16 Q1 इंटू Q2 यही है, और पहले लगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यानी F का मान था, अर्थात 16 गुना हो गया है ना, 1 इंटू ये अलग है, तो 16 इंटू Q1 इंटू Q2 यानी सही ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा C। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। देखिए बोले ना कि न्यूमेरिकल बना लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं बनाए हैं। आप पीछे एक दो चार क्वेश्चन नहीं बनाए हैं ताकि न्यूमेरिकल का जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें बना दे, टाइम ज़्यादा हो जाता ना है, टाइम ज़्यादा किलिंग हो जाता है, इसलिए हम सोचते हैं फटाफट रिविजन सिर्फ कराएं इसमें ऑब्जेक्टिव का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात कितना हो जाएगा। शायद ऐसा क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 59 का बताए हैं आपको ना, 10⁻⁻14 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में। किसी गौसीय पृष्ठ में -Q + 2Q तथा -Q आवेश है, पृष्ठ के से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या हो, परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र सभी को पता होगा है ना, क्या होता है चलिए बताते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई = E इंटू एस कोस, यार सॉरी, चलिए फिर से लिखते हैं, मिस्टेक हो गया, टाइम बहुत लगता है जी न्यूमेरिकल में। चलिए इसको न्यूमेरिकल का सूत्र लिख दिया जाए विद्युतीय फ्लक्स का, यानी फाई = होता है, यहाँ लिखते हैं फाई = E इंटू एस कोस थीटा, यही होता है। इसको एक एक करके बैठाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट बताते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, परिणामी विद्युतीय फ्लक्स 0 हो जाएगा, पृष्ठ में परिणामी विद्युतीय फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब कैंसिल हो जाएगा ना जी, वही हो इससे ही कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो गया, सबसे अच्छा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। अभी बताएं फॉर्मूला विद्युतीय फ्लक्स का, है ना, यानी फाई = ES कोस थीटा क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ अनंत होगा, बी में 0 होगा, सी में QY ऑप्शन नोट होगा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अभी बताए हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है, चलिए छोटा करते हैं इसको,
पूरा नजर आना चाहिए। लिखा हुआ है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स ऑप्शन ए है सतह S4 के साथ, ऑप्शन ए है यानी कौन सा होगा, ऑप्शन सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा। कौन S4 है? S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 के साथ सबसे अधिक होगा क्या विद्युतीय फ्लक्स, या बी में दिया हुआ सतह S3 के साथ सबसे कम होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है सतह S2 तथा S3 में के साथ बराबर होगा परंतु S4 के साथ सबसे अधिक कम होगा। और डी में दिया हुआ सारे चित्रों में के साथ बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि किसी भी कंडीशन में चाहे कैसा भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, एक चार्ज हमेशा क्या रहता है, विद्युतीय फ्लक्स हमेशा इक्वल होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में बड़ा कर देते हैं। चलिए 63 का क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, या इसी का दूसरा तरह से बताया है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत, बताइए फिर वही ऐसा क्वेश्चन डाला है, बताइए क्या हो जाएगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए है एप्सिलॉन बाय 2, सॉरी सिग्मा है, माय मिस्टेक, आवेशित घनत्व सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। बी में है एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सी में है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। डी में है सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नोट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। यह जो होगा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 का क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो, ठीक है, यदि गोले पर आवेश Q 10 माइक्रोकुलाम हो, कितना 10 माइक्रोकुलाम हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बताएं, फ्लक्स का मान S cos थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए है 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी में है 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सी में है 36 पाई इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डी में है 36 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आगे चलिए, न्यूमेरिकल है, इसको बनाएंगे सही से न्यूमेरिकल के सेशन में। चलिए आगे 65 में, E इज इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ, सॉरी, E इज इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा, कैसा होगा? ऑप्शन ए है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बी है V डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सी में है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और डी में है V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा? क्षेत्र विभव V का मान दूरी के साथ विवरण होगा। दूरी के साथ तो आप लोग जानवे करते हैं R स्क्वायर, यानी कि V के मान डायरेक्टली थोड़ी होता है, इसमें होता है 1/4 पर एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें V आवे नहीं करता, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है 14.4 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। बी में है 14.4 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। सी में है 14.4 इंटू 10⁻19 वोल्ट मीटर। और डी में दिया हुआ है 14.4 इंटू 10⁻20 वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 14.4 इंटू 10⁻⁻20 वोल्ट मीटर। चलिए ऐसा न्यूमेरिकल बताएंगे आगे। 67 में देखिए 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक Z इक्वल टू 50 की सतह पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा यानी 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। बताइए आप लोग सोच रहे हो कि कैसे मास्टर मार रहा है हो, ऐसा टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के न्यूमेरिकल में कराया जाएगा, इसलिए आप लोग किसी तरह से टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट सतह के स्पर्शीय होगा,
या बी में दिया हुआ सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट सतह के स्पर्शीय होगा, सी में दिया हुआ सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट सतह के लंबवत होगा, या डी होगा सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट सतह के लंबवत होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट सतह क्या होगा? लंबवत हो जाएगा। यहाँ भी दिया हुआ लंबवत, लेकिन सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो 2 पाई नहीं बल्कि सिर्फ पाई यानी सिग्मा बाई पाई के लंबवत। 68 हो गया, 69 में आइए। 69 है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा? घटता है, ए में दिया हुआ घटता है, बी में दिया हुआ बढ़ता है, सी में दिया हुआ अपरिवर्तित रहता है, और डी में दिया हुआ शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। R1 तथा R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन पहला है R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर, बी में है R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर, और सी में है R1 बटा R2, और डी में है 1:1। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1:1, दोनों त्रिज्या R1 या R2 है, हमेशा इक्वल ही होता है त्रिज्या, तो यानी 1:1 के बराबर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कूलम होगा, बी न्यूटन होगा, सी वोल्ट होगा, या डी न्यूटन पर कूलम होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन पर कूलम होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो, तो उस स्थान पर वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। क्या किससे ज्ञात होगा? बताइए। ऑप्शन ए है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए, या बी में दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सी में दिया हुआ फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और डी में दिया हुआ फाई इज इक्वल टू ई बाई ए। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ना कि क्रॉस ए नहीं होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 का क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफराडे है। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और हम बनाएंगे इसको न्यूमेरिकल सेशन में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, कितना हो जाएगा? बंद है ना, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? बंद है, बताइए क्या हो जाएगा? वैसा क्वेश्चन हम बताए हैं, क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ऐसा क्वेश्चन में शून्य मारी हमेशा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, किसी चालक की विद्युत धारिता ओ व्यंजक है। ए में दिया हुआ सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बी में दिया हुआ सी इज इक्वल टू वी बाई क्यू, सी में दिया हुआ सी इज इक्वल टू क्यू वी, और डी में दिया हुआ सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी होता है ना क्यू इक्वल टू सी भी होता है, उसी का लिखा हुआ है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में, अनंत लंबाई की आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अब लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नोट आर, बी में है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर, सी में है लैम्डा बाई 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, और डी में है लैम्डा बाई आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, कितना गुना होता है? ऑप्शन ए है 1 बाई एप्सिलॉन नोट गुना, बी है एप्सिलॉन नोट गुना, सी है 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना, और डी है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नोट गुना के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 78 में, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा
या दूसरा में दिया हुआ मतलब दूसरा तरह से क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। सभी को पता होगा क्या होगा, ऑप्शन ए है 0 होगा। बी में दिया हुआ Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर होगा। सी में दिया हुआ Q/4πε0 इंटू आर होगा। डी में दिया हुआ QR/4πε0। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी Q/4πε0 इंटू आर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आप लोग इसमें मेहनत बहुत तो लगभग करता है। चलिए आप लोग इस जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्त का साथ शेयर कीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रख रहा है, ठीक है, समझिएगा, फिर वही पॉइंट आ रहा है। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर, विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर 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 कहाँ अंदर अंदर बोलेगा, एकदम शून्य मार के आ जाइए, कोई क्वेश्चन न पढ़िए आंसर, बल्कि ऑप्शन बिना देखे मारिए, 0 शून्य होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 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 अधिक होता है। कितना से अधिक होगा, सभी को पता है, 0 से अधिक होगा। नहीं जी, 0.5 से नहीं, हमेशा 1 से अधिक होता है। किसका? परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 का क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया ना जी, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? डुबा दिया, विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाना चाहिए? चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 के समानुपाती बढ़ती है। बी में दिया हुआ 1/2 के समानुपाती घटती है, और सी में दिया हुआ 1/2 के समानुपाती घटती है, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सटीक आंसर हो जाएगा क्या? सटीक आंसर इसका हो जाएगा 81 है ना। इसका सही आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए। कैसे, उसको हम करते हैं सही से। चलिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समांतर प्लेट डुबा दिया जाता है, तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच की विद्युतीय क्षेत्र इतना हो जाएगा, ठीक है, 1/2 के समानुपाती घट जाती है, बी हो जाएगा। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, समझने वाली बात ही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। गॉस के अनुसार, नियमानुसार ए में दिया हुआ कौन है सही, यानी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। बी में है फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू एप्सिलॉन नोट, और सी में है फाई बाई क्यू नोट बाई क्यू एप्सिलॉन नोट बाई क्यू। डी में है फाई ई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्यू फाई इज इक्वल टू, गॉस के अनुसार क्या होता है, नियमानुसार फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 का क्वेश्चन है, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में के गुना बढ़ती है, ऑप्शन बी है के गुना घटती है, सी है के स्क्वायर गुना बढ़ती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होगा, के गुना बढ़ जाएगा। हवा में हवा की अपेक्षा इसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में। अभिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितना होगा बताइए? खोखले क्या बोला, खोखले गोलीय चालक के अंदर, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोले हैं कि अगर खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा तो हमेशा 0 मार्क के आ जाइए, एकदम 100% सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में। किसी से संधारित्र की यानी कैपेसिटर की धारिता का मात्रा क्या होगा? ऑप्शन ए है वोल्ट होगा, बी न्यूटन होगा, सी फैराडे होगा, डी एम्पियर होगा। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है यार, सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो, सॉरी, संधारित्र की धारिता का मात्रा क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, यानी फैराडे है ना, कैपेसिटर के फैराडे, ओम के रेजिस्टेंस के क्या ओम, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में। विद्युत धारिता की बीमा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है M-1 L-2 T4 I2, बी दिया हुआ है ML2 T4 I-2, सी दिया हुआ है M2 L-2 T4 I-2, डी दिया हुआ है M2 L2 T2 I-2। तो इसका सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जो है वो सही विद्युत धारिता की बीमा है M-1 L-2 T4 I-2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में। अवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या हो जाए? ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं, या बी होगा विभव शून्य होता है विद्युत क्षेत्र नहीं, सी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं,
या डी होगा दोनों ही शून्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र शून्य, कौन शून्य होगा? विद्युत का जो ये क्षेत्र शून्य होता है, विभव यानी वोल्ट विभव शून्य नहीं होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, विद्युत किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र केंद्र पर सेंटर पर सिर्फ क्या होता है, इस सेंटर है ना, केंद्र पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन भी मतलब वोल्ट यानी विभव नहीं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में 50 माइक्रो फराडे धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। इसकी ऊर्जा सभी को पता होगा क्या होता है। सी में ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए इसी से बन जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी का मान बैठा दीजिए, सी कितना दे, इतना माइक्रो फराडे, अब भी दिया हुआ है यानी इतना दिया हुआ है। चलिए कर देते हैं, नीचे आइए, यहाँ आइए, यहाँ करते हैं, यानी हाफ सी का मान दिया हुआ यानी 10, 5 इंटू माइक्रो है तो माइक्रो मिली में 10/3 और माइक्रो में 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻6 कीजिए और इंटू वी स्क्वायर, भी कितना है 10 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। अब क्या होगा, इससे ही काट दीजिए यानी 2.5 आ जाएगा। 50 है ना, हाँ 50 इसको मान लीजिए, यानी 50 है ये, तो क्या आ जाएगा 2.5, इसमें जीरो बचा, एक यहाँ 2 जीरो बचा, 2 जीरो और -6, मैंने 6 जीरो में से 2 एक 3 जीरो घटेगा तो 2.5 इंटू 10⁻³ जूल बच जाएगा। तो सही ऑप्शन देखिए कहाँ है, सॉरी सही ऑप्शन देखिए कहाँ है, 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, 2.5 इंटू, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं बोले यहाँ जगह के कारण नहीं बन पा रहा है सही से, आप लोग को न्यूमेरिकल में सही से बनाया जाएगा। आगे चलिए 89 में, 89 का क्वेश्चन है, जब 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफराडे है तथा 8 माइक्रोफराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा, आप लोग को पता है क्या? 4 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता आर, जो सी कैपेसिटर जो है ना, आर के जस्ट अपोजिट होता है। यानी हम क्या, अगर हम इसको 1/r कर सकते हैं, या तो दूसरे माध्यम से समझिए कि अगर सीरीज में लेते हैं, सीरीज में आर लेते हैं तो R1 प्लस R2 होता है, लेकिन कैपेसिटर में 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा वह कैपेसिटर पैरेलल में होगा, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वह उसमें कैपेसिटर सीरीज में होगा। ठीक है, यही अंतर है। तो आइए हम लोग सही से देखते हैं। 2 माइक्रोफराडे का है, 8 माइक्रोफराडे बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। ठीक है, 1 गो 2 गो फिर से 3 गो, एक और ले लीजिए 4 गो, है ना। इसको सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो 2 2 2 2। बताया ना कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा वो कैपेसिटर सीरीज में होगा, तो यानी कि इसको सीरीज में जोड़ दीजिए, तो 2 4 6 8 माइक्रोफराडे, यानी समानांतर क्रम में कहाँ है, जोड़ना होगा समानांतर क्रम में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, 90 में चलते हैं। 90 का क्वेश्चन है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की आवृत्ति क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बढ़ती है, बी है घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। ये बूंद को, एक बूंद द्रव की बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रकृति क्या होता है, घट जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 91 में, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, बहुत सारे कैपेसिटर उपलब्ध है, तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना, सबसे ज़्यादा हाई पावर कब होगा, मतलब हाई कैपेसिटर कैसे कनेक्ट करेंगे तब होगा, तो समानांतर में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो कैपेसिटर को हम समानांतर क्रम में ऐड करने पर उसका जो पावर होगा जो उच्च होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, 91 का होगा। चलते हैं आगे 92 में, क्वेश्चन नंबर 92 का है, यदि संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजन है, बताए हैं कैपेसिटर में, है ना, इसका क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ है वहाँ मार दीजिए, इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यानी ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में, 93 क्वेश्चन है, आवेश वितरण से देखिए, न्यूमेरिकल जो सी वाला पर था ना, 4 गो कैपेसिटर लगाए तो 8 बन गया, 2 माइक्रोफराडे का, उस वो एकदम VVI आपको 2023 के लिए VVI समझ लीजिए, कहाँ गया, हाँ यहाँ है ना, यही है, हाँ ये भी आएगा एकदम VVI, इसको मारिए। ठीक है, इसको VVI मारिए। आगे चलिए, और कहाँ बताएं, ये सब नहीं है।
मे भी इसको ही मार लीजिए, ये भी आ सकता है, इसको ही मार लीजिए। आगे चलिए, 93 नहीं हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। आवेश वितरण से ऑप्शन ए है ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश का वितरण से, आवेश मतलब बढ़ रहा है तो ऊर्जा का ह्रास होगा। बी में ऊर्जा की वृद्धि होती है, या सी ऊर्जा का मान नियत रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, जब वितरण कर रहे हैं तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ऊर्जा ह्रास है ना होगा जी, सभी जगह बांट दे रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगा, बांटेगा मतलब घटेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वो नहीं है जो सोच रहे हैं कि ऊर्जा का न नाश होता है न सृजन होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी कैपेसिटी धारता क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी इनमें से में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, बी यानी घटता है। क्या बोला, कैपेसिटी घटता है जब वायु संधारित्र की पट्टिकाएं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसका दूरी बढ़ेगा तो कैपेसिटर का मान घटेगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 में, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह क्या है। ऑप्शन ए आवेश है, ऑप्शन बी ऊर्जा है, ऑप्शन सी विभवांतर है, या ऑप्शन डी धारता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभवांतर होता है वो सही, यानी क्या बोला है, संधारित्र के समानांतर संयोजन में, संधारित्र को समानांतर करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे ऐसे देखिए समझिए, ए समानांतर हो गया, समानांतर हो गया, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, किसी वोल्टेज सोर्स को यहाँ किसी वोल्टेज सोर्स को जोड़ लेंगे, सॉरी यहाँ किसी वोल्टेज सोर्स को जोड़ लेंगे, तो यानी वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ भी हो जाएगा, वही वोल्टेज यहाँ भी हो जाएगा, यानी विभवांतर जो होता है सभी जगह समान रहता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 96 में, समान धारता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए है n है, या बी एन स्क्वायर होगा, या सी एन स्क्वायर होगा। बी में एन क्यू है, सी में एन स्क्वायर है, डी में 1/n स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, आगे तो खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर आ गया विद्युत विभव एवं धारता। देखिए जितना बताए हैं उतना आप लोग रिवाइज कीजिए, एक दो बार देख लीजिए। हम चलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।